नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की सूचना जैसे ही सार्वजनिक हुई है, उसके बाद से देश भर में चर्चाओं का, अटकलों का और संभावनाओं का दौर शुरू हो गया। कई बातें कही जा रही हैं। जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बात है, वह है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव का बिल, या कहें कि संविधान संशोधन विधेयक, जो कि जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए लाया जाएगा, ये आ रहा है। इसकी पुष्टि इस बात से भी हो रही है कि कल ही एक समिति का भी गठन कर दिया गया है इस पर विचार के लिए, और उस समिति के जो प्रमुख हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। लेकिन जो काम करने का तरीका केंद्र सरकार का है अभी वर्तमान में, मोदी सरकार का, वो कुछ चौंकाने वाला है। ऐसा फैसला करते हैं और अचानक करते हैं कि एक तरह से सरप्राइज जैसा होता है देश के लिए। हमें जो लगता है वह ये लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक तो आएगा ही, लेकिन चूंकि सत्र 5 दिन का है, इसमें कुछ और भी बड़ा हो सकता है। सरकार अगर एक देश एक चुनाव पर अगर कानून लाती है तो ये बड़ा फैसला होगा, बड़ा संदेश भी जाएगा। लेकिन सरकार इससे भी बड़ा काम कर सकती है, जिसकी संभावना नजर आ रही है। हमें जो लगता है या हमारा जो अनुमान है वह यह है कि ये एक अकेला विधेयक नहीं होगा इस विशेष सत्र में, और भी कुछ हो सकता है। जो संभावित है उसमें यह भी है कि सरकार शायद उस चिर प्रतीक्षित मांग को भी पूरा कर दे जो देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं की तरफ से उठती रही है। और ये मांग है संसद और विधानसभाओं में यानी कि विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण। इस बात की संभावना इसलिए भी अधिक लगती है कि सरकार इस सत्र को 5 दिन का विशेष सत्र जो होने वाला है उसे संसद के नए भवन में करने जा रही है। यानी कि एक तरह से नए भवन का शुभारंभ होगा, और जब नए भवन में संसद की पहली बैठक हो तो सरकार देश को कुछ ऐसा उपहार देना चाहती है जो यादगार हो जाए, ताकि देश याद रखे कि जब संसद भवन बना नया और उसमें पहली बैठक हुई तो देश की महिलाओं को समर्पित कर दिया, यानी कि महिलाओं को आरक्षण दे दिया। यह इसलिए भी संभावित लगता है कि महिला आरक्षण की मांग पूरी होगी और इसको आसानी से पास भी कराया जा सकता है। इसका विरोध INDIA गठबंधन भी नहीं कर पाया, क्योंकि महिला आरक्षण के मुद्दे पर जहां NDA के सभी घटक दल सहमत हैं, वहीं इंडिया गठबंधन की जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस, उसका भी सैद्धांतिक रूप से मत रहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1 में, कांग्रेस राज्यसभा में महिला आरक्षण के लिए बिल लाई भी थी, लेकिन वो पारित नहीं हुआ क्योंकि उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, जनता दल वगैरह ने उसका विरोध कर दिया था। और यूपीए की जो सरकार थी वो इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई और वो बिल जो का त्यों वहां पेंडिंग रह गया। हालांकि यूपीए से पहले अटल जी की सरकार ने भी महिला आरक्षण की कवायद की थी, प्रयास किया था। तो सैद्धांतिक रूप से देश के दोनों बड़े दल, राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, महिला आरक्षण पर सहमत है। और अगर महिला आरक्षण का बिल आएगा तो कांग्रेस कैसे विरोध करेगी? कांग्रेस विरोध नहीं कर पाएगी, और सपा और राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, नीतीश की पार्टी, जो नानुकर करती रही हैं, सवाल उठाती रही हैं महिला आरक्षण पर, उनका रुख क्या होगा? हो सकता है आपस में ही टकराव हो जाए और NDA की सरकार अपना काम कर ले।
महिला आरक्षण अगर सरकार देती है तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बहुत बड़ा की उपलब्धि भी होगी आगामी चुनाव की दृष्टि से भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो देश में वोट मिलते हैं उसमें एक बड़ा प्रतिशत महिलाओं का है। महिलाओं का झुकाव अधिकांशतः भाजपा की तरफ है। उसकी वजह भी स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई योजनाएं चलाई हैं, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे सीधे महिलाएं प्रभावित होती, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो हर घर शौचालय हो, क्योंकि ये समस्याओं का सामना सिर्फ महिलाएं बहुत जटिल रूप से करती थी। घर घर शौचालय की जो बात सोची मोदी जी ने और पूरा किया, इससे महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिली। उज्ज्वला योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना है, घर का खर्च चलाना और घर की व्यवस्था करना महिला की चिंता होती है। महिलाओं को जो सुगमता हुई, जो 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है, उससे भी महिलाओं की निश्चिंता बढ़ी है। तो महिलाएं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। 3 तलाक का कानून भी है जिसमें मुस्लिम महिलाओं में भी बहुत बड़ी राहत है। और अगर आरक्षण दे दिया महिलाओं को, विधायिका में अगर आरक्षण दिया, तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का बम्पर वोट मिलेगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है और ये काम आसानी से कर सकती है। इस बात की संभावना इसलिए भी अधिक लगती है कि जो नई संसद बनी है उसमें सीटिंग अरेंजमेंट लगभग 3 गुना कर दिया है। अभी जो हमारी लोकसभा है उसमें 543 सदस्य हैं, यानी 543 सांसद चुने जाते हैं और इतनी ही बैठने की क्षमता है। लेकिन जो नई संसद बनी है उसमें लगभग 1200 सीटों की व्यवस्था की गई है। यानी कि सरकार पहले से ये कल्पना करके चल रही है कि देश की संसद में सीटें बढ़ेंगी सांसदों की, या तो परिसीमन पुनः होगा, क्षेत्र छोटे किए जाएंगे तब बढ़ेगी, या फिर ये भी हो सकता है कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा वो दोहरी सांसद व्यवस्था के तहत दिया जाएगा। यानी कि कुछ क्षेत्रों में 2 सदस्य होंगे संसद के, एक पुरुष और एक महिला, तब भी सीटों की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो ये संभावना बहुत प्रबल है कि आने वाला सत्र में सबसे पहला विधेयक महिला आरक्षण का ही हो। इसके अलावा जो आम चर्चा में है, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है, बहस हो रही है, ये वन नेशन वन इलेक्शन है। हो सकता है ये भी आए, और ये भी हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो विधेयक है वो सरकार केवल प्रेजेंट कर दे और अगली संसद के लिए छोड़ दे, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं होगा, उसमें बहुत सारी पेचीदगियां भी हैं। जो तीसरी संभावना है वह यह है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाकर जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर वहां चुनाव करा सकती है। ये भी संभावना है। और एक और संभावना है जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा रहा है, बेस वोट को प्रभावित करता है। ये मुद्दा है समान नागरिक संहिता। सरकार समान नागरिक संहिता को भी अपने एजेंडे में रखे हुए है, और हो सकता है 5 दिन में कम से कम 4 विधेयक लाकर सरकार क्रांतिकारी काम कर दे। उसमें समान नागरिक संहिता का बिल भी हो सकता है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसमें एक अटकल ऐसी भी है जिसमें हमारा भी अपना अनुमान है कि शायद सरकार उत्तर प्रदेश फतेह करने के लिए, पूरा उत्तर प्रदेश जीतने के लिए, विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना आधार मजबूत करने के लिए, हो सकता है उत्तर प्रदेश का विभाजन भी कर दे। क्योंकि ये चर्चा 2022 के विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले भी उठी थी कि शायद सरकार उत्तर प्रदेश में 3 राज्य बनाना जा रही है, एक पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड। इस बात की भी संभावना है, लेकिन इसके अभी कोई सूत्र या संकेत नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, इतना तो लगभग तय माना जाता है
कि कम से कम 5 नहीं तो 2 से 3 विधेयक ज़रूर इस 5 दिन के कार्य दिवस में सरकार लाएगी और अपना ये बिज़नेस पूरा करने के बाद, क्रांतिकारी कदम उठाने के बाद महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन, समान नागरिक संहिता, जम्मू-कश्मीर आदि पर विधेयक लाकर हो सकता है सरकार लोकसभा को भंग भी कर दे और ये संसद का आखिरी सत्र साबित हो जाए। यह भी रणनीति हो सकती है कि जब तक आईएनडीआईए के नेता संभलें, अपने आप को चुनाव के मोड में लाएं, तब तक सरकार अपना काम पूरा करके और चुनाव में उतर जाए। हालांकि ये अनुभव सरकार के लिए कटु रहा है पहले, लेकिन हो सकता है सरकार ये खतरा बोल ले, रिस्क ले और इस बार फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि 2004 में भी समय पूर्व चुनाव की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी थी, एनडीए सरकार ने, लेकिन वो अनुभव इनके लिए सुखद नहीं रहा था। साइनिंग इंडिया का नारा दिया था, लग रहा था कि सरकार लौटकर आ रही है, लेकिन सरकार नहीं लौट पाई। देखते हैं 18 से 22 का जो ये सत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है देश के लिए और देश की जनता के लिए और राजनीतिक दलों के लिए। जो सरकार है, इसके बारे में पूर्वानुमान लगाना तो बहुत कठिन काम है, उनके अपने लोग भी नहीं लगा पाते हैं इतनी जल्दी, लेकिन जो भी तैयारी होगी सरकार की सुदृढ़ होगी और देश हित में ही होगी। अगर महिला आरक्षण हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले और वो भी देश के विकास में भागीदार हों। महिला आरक्षण को स्थानीय स्तर पर, पंचायत और नगर निकाय के स्तर पर परखा जा चुका है। महिलाएं ग्राम पंचायतों में प्रधान के रूप में अच्छा काम कर रही हैं। बहुत सारी महिलाओं ने बहुत विजनरी तरीके से कल्पनाशीलता के साथ विकास किया है। भ्रष्टाचार के मामलों में भी महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। महिलाएं ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रही हैं। ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में महिलाओं ने अच्छा काम किया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि देश की संसद में भी महिलाओं की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी और हमें लगता है कि ये जो सत्र है, इसमें शायद सबसे पहला जो विधेयक होगा वो महिला आरक्षण ही होगा। ये हमारा अपना अनुमान है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।